वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बक्कल कैविटी में जितना डाइजेशन होता है और स्टमक में जितना डाइजेशन होता है उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। पिछले दो वीडियो मैंने बनाए हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखें। अब यहाँ देखें तो सबसे पहले अपन बक्कल कैविटी में अपन अगर आ जाते हैं तो डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो बकल कैविटी में डाइजेशन होता है वो दो प्रोसेस से होता है, एक केमिकली तरीके से और एक होता है मैकेनिकल मतलब फिजिकली होता है, जिसमें अपने जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, चीव करते हैं और जो पूरा बोलस बनता है वो पूरा फंक्शन यहाँ पर होता है। जीभ की हेल्प से पूरा बोलस बनाया जाता है, वो पूरी यहाँ पर मैकेनिकली होता है। अब यहाँ देखिए जो दूसरा फंक्शन आता है वो है यहाँ पर जो लार का सिक्रीशन। अब हमने तीन तरह की लार ग्रंथियां पढ़ी थी जो सलाइवरी ग्लैंड थी, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड। ये तीनों पैर में होती है, वो सिक्रीशन करती है लार का। अब जो ये लार का जो सिक्रीशन होता है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम द्वारा रेगुलेट होता है। अब यहाँ देखें तो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, वो तो सिक्रेशन को बढ़ाता है लार के, और जो अनुकंपी तंत्र होता है पैरासिम्पैथेटिक तो बढ़ाता है और सिंपैथेटिक होता है वो घटाता है। तो यहाँ पर परानुकंपी तंत्र तो बढ़ाने का कार्य करता है। अब यहाँ देखें तो लार के सिक्रेशन को इस तरीके से यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है। अब अपन देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनके द्वारा लार का सिक्रेशन होता है। जैसे भोजन को देखने पर, गंध से, या एक बार किसी मिठाई को खा लिया और वापस उसकी याद करने से मुंह में लार का सिक्रेशन बढ़ता है। अब यहाँ देखें तो जो जो लार का सिक्रेशन होता है वो 1000 ml से लेके 1500 ml तक एक दिन में सिक्रेशन होता है। अपनी सलाइवरी ग्लैंड होती है वो इतना सिक्रेशन करती है, 1 लीटर से 1.5 लीटर तक। संगठन की बात करें तो 99% जो संगठन होता है वो लार का वो जल होता है। अब यहाँ देखें तो जो म्यूसिन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वो भी लार में पाया जाता है। लाइसोजाइम होते हैं, थायोसाइनेट होते हैं। ये लाइसोजाइम और थायोसाइनेट दोनों जीवाणुरोधी होते हैं, तो वो भी लार में पाए जाते हैं। अब यहाँ देखें तो टाइलिन, इसको सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, वो भी पाचन एंजाइम है, एक तरीके का डाइजेशन एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत सारे लवण भी होते हैं और बहुत सारे आयन भी होते हैं, जैसे क्लोराइड आयन होता है, और यहाँ पर एस बाइकार्बोनेट होता है, एच के प्लस होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। इस तरीके के यहाँ पर लवण और आयन पाए जाते हैं। अब यहाँ देखें तो लार का म्यूसिन होता है वो भोजन को लसलसा बनाता है। जो लार का म्यूसिन होता है, आपने पढ़ा था ऊपर, जो लार का म्यूसिन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वो क्या करता है, जो भी भोजन होता है उसको लसलसा बनाता है, मतलब वो पूरी तरीके से बोलस बन जाए उस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर जो लार फंक्शन ऑफ सलाइवा, यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ सलाइवा। अब दूसरे फंक्शन क्या है सलाइवा का, वो है कि लाइसोजाइम और थायोसाइनेट होते हैं, वो जो भी बैक्टीरिया और वायरस अपने फूड के साथ एंटर करते हैं और अपनी बकल कैविटी में होते हैं उनका विनाश करने का कार्य ये दोनों एंजाइम करते हैं। यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट होता है HCO3-, ये क्या कर देता है, पीएच को बढ़ा देता है। पीएच को बढ़ाने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 6.8 होती है। अगर यहाँ पर ये जो अगर नॉर्मली पीएच कम होती रहती है क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट होता रहता है, क्योंकि मुंह के अंदर बहुत सारी एसिडिक की रिएक्शन चलती रहती है, तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट होता है वो पीएच को बढ़ाने का कार्य करता है। स्टार्च, अब देखें तो यहाँ पर जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन होने की प्रोसेस शुरू होती है, वो एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको अपन टाइलिन बोलते हैं। और ये एंजाइम जो 6.8 जो पीएच होती है उस पर ही ये कार्य करता है, और ये क्या करता है कि 30% स्टार्च का क्या कर देता है, डाइजेशन करता है। और स्टार्च को किस में तोड़ता है, ये माल्टोज व आइसोमाल्टोज में ये तोड़ता है। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब यहाँ देखें तो बोलस जो भी फूड होता है चीव करने के बाद, और जो भी ये सलाइवरी एमाइलेज और यहाँ पर म्यूसिन द्वारा जो भी लसलसा पदार्थ बनता है वो फेरिंग्स के द्वारा यहाँ इसोफेगस में जाता है और आमाशय में जाता है, तब तक उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। तो बोलस आपको क्लियर हो गया एक निवाला है जो पूरी तरीके से मिल चुका है उसको।
अब यहाँ देखें तो ग्रास नाल में किसी भी तरह का जो इसोफेगस होती है अपनी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, वहां पर थोड़ा बहुत म्यूकस जरूर रिलीज होता है, वो अपन आगे बात करेंगे। अब यहाँ देखें तो डाइजेशन इन स्टमक की बात करें तो अधिकतम जो प्रोटीन होते हैं उनका, अधिकांश जो प्रोटीन होते हैं उनका पाचन होता है वो कहाँ होता है, वो स्टमक में ही हो जाता है। अब यहाँ देखें तो स्टमक की जो पीएच होती है वो 1.5 से लेके 2.5 होती है, इतनी सी आपको याद रखना है। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक का होता है। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर अपने गैस्ट्रिक ग्लैंडों के बारे में पढ़ा था, फंडी ग्लैंड का ये फंडी ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड और पाइलोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। वहाँ अलग अलग तरह की सेल्स होती है उनके बारे में पढ़ा था, वो हार्मोन रिलीज करती है, एचसीएल, पेप्सिनोजन, रेनिन, इस तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं कि वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब यहाँ पर प्रेरक होता है वो म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है, जो जी सेल्स होती हैं प्रेजेंट होती है, वो गैस्ट्रिन जी सेल होती हैं, वो गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। ये हार्मोन होता है वो क्या करता है, जो भी गैस्ट्रिक जूस होता है उसके सिक्रेशन को बढ़ाने का कार्य करता है। और जो टमाटो सूप होता है और जो मीट सूप होता है और एल्कोहल होता है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक हार्मोन होता है उसको क्या, उसके सिक्रेशन को बढ़ाने का कार्य करता है। और ये गैस्ट्रिक हार्मोन जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड को ज्यादा सिक्रिय करने का ये काम करता है। अब यहाँ पर देखिए तो जो ये जठर रस है या इसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ये जो कितने अमाउंट में यहाँ आता है उसको देखें तो यहाँ पर ये 1500 से लेकर 2000 ml, मतलब 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर तक ये डेली सीक्रेट होता है। अब यहाँ देखें तो इसका जो परसेंटेज होता है, इसका संगठन होता है वो उसको देखें तो यहाँ पर 99% होता है वाटर होता है, और 0.2 से लेके 0.5% होता है वो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब यहाँ पर बहुत और भी एंजाइम होते हैं, जो इस जठर रस में और भी एंजाइम होते हैं, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, ये निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, ये भी जठर रस में ही आते हैं। अब यहाँ देखें तो जो एसिल होता है वो तो ऑक्जेक्टिक सेल या पैराइटल सेल होती है, वहां से ये रिलीज होता है। अब यहाँ और देखें तो एसिल की फंक्शन क्या होता है, ये टाइलिन की क्रिया को कम करता है। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जो टाइलिन होता है वो 6.8 pH पर कार्य करता है, और जो एसिल होता है वो यहाँ पर जो एसिडिक एनवायरनमेंट कर देता है 1.5 तक की pH को ये सक्रिय कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी टाइलिन के फंक्शन होते हैं वो यहाँ के कम हो जाते हैं। तो एसीएल का एक फंक्शन ये भी हो गया कि टाइलिन के जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, टाइलिन के काम करने का जो तरीका होता है उसको या काम करने को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब यहाँ देखें तो ये पीएच को कम कर देता है, एसिल किसको, पीएच को कम कर देता है, एसिडिक एनवायरनमेंट को बढ़ा देता है। अब यहाँ देखें तो एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ाने के लिए बढ़ जाता है, उससे क्या हो जाता है, रेनिन और ये पेप्सिन होता है, ये दोनों एसिडिक एनवायरनमेंट में अच्छे से काम करते हैं, इसीलिए ये एचसीएल इनकी हेल्प करता है। अब यहाँ देखें तो ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया तो बैक्टीरिया होता है, मैक्सिमम मोस्टली बैक्टीरिया यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते, तो ये बैक्टीरिया से भी हेल्प करता है। और यहाँ पर जो एसिड होता है वो क्या करता है, न्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं और यहाँ न्यूक्लिक एसिड को भी तोड़ने का कार्य करता है। तो इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ देखें तो जो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन होते हैं, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन दोनों निष्क्रिय एंजाइम है। जो प्रोरेनिन होता है वो क्या पेप्टिक सेल होती है, ये प्रोरेनिन है वो पेप्टिक सेल या चीफ सेल से रिलीज होता है, और यहाँ पर ये पेप्सिनोजन होता है वो भी उन्हीं से रिलीज होता है। तो ये क्या होता है कि ये एचसीएल की हेल्प से, जो ये दोनों हैं वो एचसीएल की हेल्प से दोनों एक्टिव हो जाते हैं और रेनिन और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। डबल एन वाला रेनिन यहाँ पर आता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ देखें तो जो यहाँ पर जो रेनिन का फंक्शन बताऊं तो ये क्या करता है, रेनिन होता है वो बच्चों में क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा जो मिल्क होता है, मिल्क प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। मिल्क को ये कैसिन में बदलता है, ये कैसिन एक तरह की जो घुलनशील प्रोटीन है, और उसको बाद में ये किस में बदल देता है, ये बाद में उसको कर्ड में बदल देता है जो एक तरह की अघुलनशील प्रोटीन है। इसको कैल्शियम पैराकेसिनेट भी बोलते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि रेनिन किस तरीके से फंक्शन करता है बच्चों के अंदर।
अब यहाँ और देखें तो ये रेनिन होता है वो उम्र के साथ, जब अब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो इसका सिक्रेशन कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेनिन का फंक्शन करता है वो बूढ़े व्यक्तियों में HCl द्वारा रेनिन का फंक्शन किया जाता है। अब यहाँ देखें तो ये पेप्सिन होता है, वो क्या करता है, पेप्सिन यहाँ पर 1.8 pH होती है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन को, पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। जो पेप्सिन होता है वो एक प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम होता है, वो प्रोटीन को प्रोटीएज वो पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है। इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ देखें तो थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो जो यहाँ पर स्टमक होता है उसके अंदर गॉबलेट सेल होती हैं। वो गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है मेनली, और बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करती है। ये क्या करते हैं, जो भी आमाशय की म्यूकस कोटिंग को बना देते हैं, जिससे ये हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, ये एसिड होता है HCl, उससे ये जो आमाशय की जो दीवारें होती है, वॉल होती है, वो डैमेज नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर जो गॉबलेट सेल होती हैं वो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ होता है, मैक्सिमम प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, आमाशय में, और 1% फैट का डाइजेशन होता है लाइपेज, वीक लाइपेज होता है आमाशय में सीक्रेट होता है, वो फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो यहाँ हमने दो चीज़ों को कवर किया था, बकल कैविटी और आमाशय में जो भी डाइजेशन होता है उसके बारे में। अगले वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जिस तरीके से और जो भी एंजाइम होते हैं बाइल जूस और इनके जो पैनक्रियाज के एंजाइम होते हैं, और इंटेस्टाइन में जितने भी तरीके के डाइजेशन होते हैं, जितनी भी तरीके से डाइजेशन होता है, उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।